नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और आप खबरों की शुरुआत करते हैं। तो सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा है और आज दोपहर 12:30 बजे वो अयोध्या पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे सीएम योगी। भूमि पूजन और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम ये समीक्षा बैठक भी एक करने वाले हैं। 5 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम की भी तैयारी इसमें देखेंगे सीएम। तो आज सीएम का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 5 तारीख को शिलान्यास का कार्यक्रम है, उससे पहले आज मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी अहम है क्योंकि 12:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। तो अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास समारोह की तैयारियों का कल सीएम योगी जायजा लेंगे। इससे पहले भी सीएम पिछले शनिवार को अयोध्या में तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राम मंदिर के शिलान्यास समारोह की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार सीएम 11 बजे के बाद लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और 12:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री वहां पर 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के नींव पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ राम जन्मभूमि परिसर की सभी तैयारियों को देखेंगे। वहां पर योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा आला अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो रहे हैं और इसके लिए तैयारियां विशेष तौर पर चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अयोध्या में भूमि पूजन से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री ने कमान खुद संभाली है। मुख्यमंत्री अफसरों और संतों के साथ बैठक कर पूरे आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों को निर्देश देंगे। इससे पहले पिछले शनिवार को भी अयोध्या आए थे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलीला के दर्शन किए थे। उन्होंने संतों से कहा था कि 5 अगस्त को सभी संत दीपावली मनाएं और अपने अपने घरों में रामायण व सुंदरकांड का पाठ करें। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री तैयारियों को जल्द पूरा करने के साथ साथ व्यवस्थाओं को परखेंगे, जिससे प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत पेश न आए। वहां सुरक्षा के मसले पर भी मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले अयोध्या पहुंचे मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया था। वहीं शिलान्यास की सभी तैयारियां आखिरी दौर में चल रही हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, साथ ही मेहमानों को निमंत्रण पत्र भी भेजे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। किस तरह की तैयारियां बातचीत करने के लिए अयोध्या से केबी शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। केबी, आज मुख्यमंत्री का भी दौरा है और काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि 5 तारीख को शिलान्यास है। कामकाज किस तरह से हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, तो कब तक मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे? देखिए, ये प्रधानमंत्री के दौरे के पूर्व सीएम योगी का ये दूसरा दौरा है। आज वो लगभग 12:30 बजे पहुंचेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी होंगे। तो जिस तरह से ये तैयारियां हो रही हैं, उसका अंतिम रूप देने के लिए सीएम योगी अयोध्या में होंगे। सारी तैयारियों का जायजा लेंगे। वो खुद कमान संभाल रखी है क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है, भूमि पूजन है राम मंदिर का, जो बरसों से सदियों से इंतजार था, वो 5 अगस्त को पूरा होगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं भूमि पूजन के लिए, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा बहुत अहम मानी जा रही है। तो जो भी सुरक्षा व्यवस्था है वो खुद आज परखेंगे। वो राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे। साकेत महाविद्यालय का जो ग्राउंड में है, जिसमें प्रधानमंत्री का हेलीपैड बन रहा है, उसकी सुरक्षा का जायजा लेंगे। तो उनके साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी होंगे। तो जो आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और खुद सुरक्षा देखेंगे और तैयारियां जो उसको देखेंगे। उसके साथ कितने देर रुकने वाले हैं मुख्यमंत्री वहां पर? देखिए, लगभग अभी जो बताया गया है लगभग 1 घंटे वो अयोध्या में होंगे। सुरक्षा का जायजा लेंगे, छोटी सी बैठक भी लेंगे, उनको दिशा निर्देश देंगे अधिकारियों को किस तरह से प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा देखी जाएगी। एसपीजी यहाँ पहुंच चुकी है। जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं राज्य के, वो यहाँ कल दौरा कर चुके हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी दौरा कर चुके हैं। तो अब एसपीजी ने सुरक्षा, चलिए मेन फोकस मुख्यमंत्री का यही रहेगा कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है। चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अयोध्या को पूरी तरह से तैयार होने की जरूरत है। चलिए इस पर आप आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। के भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक रक्षाबंधन को देखते हुए प्रदेश में राखी और मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। यही नहीं, रक्षाबंधन के पर्व पर उत्तर प्रदेश परिवहन की समस्त श्रेणी की बसों को महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर पुलिस को सघन पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा है कि रक्षाबंधन के अवसर पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। और अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर गर्भगृह की है
अयोध्या की हम बात कर रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे और दूसरी एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के लिए वाराणसी में बने अंग वस्त्र की है। 15 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद बुनकरों ने इस अंग वस्त्र को तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये पीले रंग का अंग वस्त्र बनाया गया है जो प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन के दिन पहनेंगे। तो 2 तस्वीरें जहां पर शिलान्यास की जो स्थली है वो उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गर्भगृह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के अंग वस्त्र को बुनकरों ने 15 दिन में तैयार किया है, वो भी पीले रंग का है जिसे प्रधानमंत्री मोदी पहनेंगे। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और भगवान राम की नगरी अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। एक ओर जहां साधु संत भगवान राम के भजनों पर झूमते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राम पैड़ी पर पहुंचने वाले युवा राम के रंग में नजर आ रहे हैं। ये युवा घाटों पर अपनी अलग महफिल सजाकर अपने अंदाज में राम मंदिर निर्माण का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं हरदोई की, जहां पर बिलग्राम पुलिस ने 15,000 के इनामी अपराधी विशाल को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया इनामी बदमाश गैंगस्टर एक्ट में वांछित था और अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। तो बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। हरदोई की बिलग्राम पुलिस ने 15,000 के इनामी अपराधी विशाल को गिरफ्तार कर लिया है। वाला विशाल बलकंड का, जिसके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत है और ये फरार चल रहा था, जिसपे एसपी महोदय द्वारा 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज बिलग्राम पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और इसको जेल भेजा जा रहा है। और हरदोई के अरवल इलाके में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की एफआईआर दर्ज करा दी है और हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मेरे भाई को घर पे चढ़ के आके घर में मारा घुस के, और सुबह सब लोग तैयारी करके रखे थे और हम लोगों को चढ़ के घर में, हम शाम को घर पे आ पाए थे, हमारे लोगों को पता नहीं था। हम खुद परसों ही आए थे, हमको नहीं पता था। थाना अरवल क्षेत्र में गांव बेटा लाठी में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जो जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे, उसमें झगड़ा हुआ 2 पक्षों में और दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की, जिसका नाम विनोद है, उसकी उसकी जो चोट के कारण मृत्यु हो गई है और उसका भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और 4 लोग इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और मेरठ में एक नाले में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान अश्वनी शर्मा के रूप में हुई है। वहीं जैसे ही परिवार वालों को युवक की मौत की सूचना मिली तो कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। नोएडा के सेक्टर 11 में निर्माणाधीन बिल्डिंग ढहने के बाद पुलिस ने बिल्डिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बिल्डिंग मालिक आरके भारद्वाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में एक महिला समेत 5 लोग दब गए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 3 का इलाज अब भी जारी है। हम आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों ने नोएडा पहुंचकर बिल्डिंग मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और गौतम बुद्ध नगर के शारदा अस्पताल से एक अच्छी खबर आ रही है। यहां पर 7 दिन से वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाली कोरोना संक्रमित 105 साल की बुजुर्ग अफगानिस्तानी महिला को नया जीवन मिला है। डॉक्टरों की विशेष निगरानी और देखभाल की वजह से अब वो पूरी तरह से ठीक हैं। उनके परिवार वालों ने शारदा अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ को धन्यवाद दिया है। मेरी दादी यहाँ एडमिट थी, जो कि उनका उम्र 105 इयर्स की है, 105 साल की है। तो वो शारदा हॉस्पिटल में रिकवर कर गई है और हमारे घर में भी कुछ मेंबर्स जो कि 60 प्लस के हैं, उनको भी
कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो वो भी अब वो भी नेगेटिव हो गई हैं। शारदा अस्पताल एवं शारदा विश्वविद्यालय के लिए यह गर्व का बात है कि आज अफगानिस्तान मूल की एक 105 वर्षीय महिला जो कि कोरोना से पीड़ित थी और यहाँ से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर गई। इसके साथ ही यह दोनों मुल्कों के लिए एक ईद का इससे बेहतर तोहफा नहीं हो सकता है कि उनकी एक मरीज यहाँ भरोसे पर आई और शारदा अस्पताल ने उस भरोसे को कायम रखा और उनको स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज किया। और गौतम बुद्ध नगर में लागू कमिश्नरी सिस्टम में महिला सुरक्षा को और प्रभावित करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने नई पहल की है। स्वयं सिद्धांका नाम की नई पेट्रोलिंग टीम का गठन किया है। इसके तहत 100 स्कूटी के साथ महिला पुलिस कर्मियों को अलग अलग थानों में तैनात किया जाएगा। अब से सभी महिला पुलिसकर्मी स्कूटी से क्षेत्र में पेट्रोलिंग का काम किया करेंगी। आपको बता दें कि ये तैनात महिला पुलिस कर्मियों की स्कूटी इलेक्ट्रिक बटन से लैस होगी, इलेक्ट्रॉनिक बटन से लैस होगी। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने ये नई पहल की है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने आज कमिश्नर ऑफिस से नई पेट्रोलिंग टीम को रवाना किया। करती रही हैं और बहुत ही सफल प्रयोग रहे हैं। उसी दिशा में महिला सुरक्षा शहर में अलग अलग जगह वहाँ पे पेट्रोलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक 50 स्कूटीज़ की टीम आज लॉन्च की गई है स्वयं सिद्धा के नाम से। ये एक काफ़ी रिसर्च के बाद है जिसमें हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए, करीब 163 हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए जहाँ पर हमारी मातृशक्ति को ये आवश्यकता लगी कि वहाँ पर और पुलिस बल की मौजूदगी की ज़रूरत है, आवश्यकता है। हमारे पास कुल 100 स्कूटीज़ हैं और हमने इनका आवंटन अलग अलग थानों में किया हुआ है संवेदनशीलता के हिसाब से। जैसे जो शहरी क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाओं का फुटफॉल ज़्यादा अधिक है उनमें कई में 12 से 15 स्कूटीज़ भी आवंटित की गई हैं। जो कुछ छोटे थाने हैं वहाँ पे 2 या 3 आवंटित की गई हैं। और इसका आइडिया एक्चुअली शुरू हुआ था एक फीडबैक मैकेनिज़्म के द्वारा। ट्विटर और ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से हमने फीडबैक लिया था नोएडा वासियों से, खासकर महिलाओं से। तो फिर सोचा गया कि उस व्यवस्था को कैसे अब सुदृढ़ किया जाए और जहाँ पे उनको पेट्रोलिंग की ज़रूरत महसूस हो रही है वहाँ कैसे पेट्रोलिंग प्रोवाइड की जाए। और कानपुर में फैक्ट्री के भीतर एक गार्ड की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर शराब पार्टी कर रहे मजदूरों को गार्ड ने रोका तो उन्होंने गार्ड की रॉड से पीट कर हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने फिलहाल गार्ड का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई है। पूरा मामला नौबस्ता के चांदीपुरवा का है, जहां पर 50 साल का विष्णु कुमार गुप्ता स्पोर्ट्स फैक्ट्री में सुरक्षाकर्मी के तौर पर काम कर रहा था। लेकिन शुक्रवार रात वो ड्यूटी पर गया तो वहां पर कुछ कर्मचारी शराब पी रहे थे। विष्णु कुमार ने उन्हें रोकने की कोशिश की। नशे में धुत कर्मचारियों ने रॉड से उन पर हमला कर दिया और गार्ड की मौत हो गई। प्लाट नंबर 21 में एक फैक्ट्री है जिसमें गार्ड विष्णु कुमार गुप्ता, जिसको करीब 50 वर्ष करीब होगी, उसकी शराब के नशे के विवाद में उसी के साथी जो गार्ड था मनोज, उसके द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई। और रायबरेली पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लाखों के जेवरात बरामद किए गए। इन अपराधियों ने 28 जुलाई की लालगंज कोतवाली क्षेत्र में सराफा व्यापारी से लूटपाट की थी। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने मगही मोड़ के पास के जंगल में दबिश दी तो बदमाशों ने एसओजी टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक सिपाही घायल हो गया है। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश भी घायल हुआ और उसका साथी फरार होने में कामयाब रहा। बाद में उसे कॉम्बिक से पकड़ लिया गया। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने इस वारदात में शामिल 3 और अपराधियों को धर दबोचा। एसपी ने एसओजी टीम को 15,000 रुपए का इनाम देने की अब घोषणा की है। पुलिस ने उसको घेरा तो तब तक उस जंगल से निकलते हुए 2 बदमाशों ने हमारे पुलिस के ऊपर, एसओजी के ऊपर फायर किया, जिससे हमारे सुरेश वर्मा नाम के सिपाही के दाहिने हाथ में चोट लगी। जवाबी आत्मरक्षा हमारी एसओजी ने तथा सिविल पुलिस ने इसको कार्रवाई किया तो उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा भागा, जिसको कॉम्बिंग करते हुए उसको पकड़ा गया।
और फिरोजाबाद से इस वक्त खबर आ रही है। फिरोजाबाद में चेकिंग के दौरान एसओजी और सिरसागंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 2 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक दोनों अपराधी जिले के एक बड़े कारोबारी की हत्या करने आए थे और इसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी। पुलिस ने दोनों सुपारी किलर को जेल भेज दिया है और इस गैंग के बाकी गुर्गों की तलाश में जुट गई है। देखिए, ये दोनों सुपारी लेकर के जनपद फिरोजाबाद में हत्या करने के लिए आए थे। जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज और एसओजी टीम की ये सक्रियता है और उनकी सदर्था है कि ये 2 अपराधी पकड़े गए हैं और जो जनपद के एक प्रतिष्ठित कारोबारी का हत्या करने यहाँ पे आए थे। और सरकारी योजनाओं में कैसे बंदर बांट होता है, इसकी बानगी बरेली में देखने को मिली। यहां शौचालय बनाने के लिए ग्रामीणों को दिए जाने वाले करोड़ों रुपए फर्जी लाभार्थियों के खाते में डाल दिए गए। जांच में इस बात की पोल खुली तो आरोपी बाबू को सस्पेंड कर दिया गया। अफसर इसे घोटाला मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि आईडीएफ कराने के नाम पर यहां 12 करोड़ 33 लाख का घपला हुआ है। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन के तहत जरूरतमंदों को शौचालय बनाने के लिए सरकारी मदद दी जाती है, लेकिन बरेली में सरकारी कर्मचारी बाबू और प्रधानों की मदद से फर्जी लाभार्थियों के खातों में रकम डाल दी गई और जरूरतमंदों तक पैसा पहुंचा ही नहीं। लाइटिंग की गड्ढा समझ लो ना बन पाया हुआ, लाइटिंग अधूरी है गीजा, न प्लास्टर भा हुआ, न कछु सीट लग गई है और खलंगा बन पाया हुआ, न लेंटर पर हो ना और कुछ हुआ। कितनी किस्तें आ गई हैं? एक ही किस्त आई है 6000 रुपये की। तब से कोई किस्त नहीं आई है? तब से कोई किस्त नहीं आई है। वीर सिंह हमारे कनिष्ठ सहायक हैं जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का काम देख रहे थे। इन्होंने गांव पंचायतों को पैसा ट्रांसफ़र किया है, तो उसमें कुछ फाइल की त्रुटि है। किसी प्रकार के गमन की बात हम नहीं कह सकते हैं अभी, तो इसलिए और इनको और कुछ निर्देश दिए गए थे कामों के लिए। कई चीज़ें लंबित थी, इनको कहा कि इनको पूरा करके रखिए। इनके द्वारा समय से टुटअप नहीं की गई, आदेशों की अवहेलना की, इसलिए इनको निलंबित करना पड़ गया। गोरखपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से जिले के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है, जबकि घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। ग्रामीण अब वहां से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में जिलाधिकारी और एसएसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना किया। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस।